अब देखिए सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब जो तस्बीह का सबसे बड़ा दाना होता है, यानी पूरा मंदिर बन चुका है, अब कलश रखना बाकी है। और वो कलश कोई पूजनीय व्यक्तित्व ही रख सकता है। उसके लिए आचार्य R.D. राय हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार करतल ध्वनि में उनका स्वागत करें ताकि वो अपनी समीक्षा पेश करें। किताब के विमोचन के बहाने एक अच्छी कसी हुई शायरी की महफिल हमारे सामने थी। श्रेय सभी को मैं देता हूँ, मगर विशेष रूप से डॉक्टर कलीम कैसर साहब को और युवा मेधावी गज़लकार मोहम्मद मिन्नतुल्लाह साहब को बड़ी मेहनत की है उन्होंने। मंच पर विराजमान आज की सभा के नायक आदरणीय वफा गोरखपुरी साहब, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर कलीम कैसर साहब, आदरणीय जसपाल सिंह साहब, डॉक्टर शोएब साहब, प्रिय डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, और इस महफिल में शायरी की महफिल में बैठे हुए सभी आत्मीय कवि, शायर, साहित्यकार। बतलाया जा रहा था अभी कि कलीम कैसर साहब इस फील्ड में 40 साल से हैं। एक मजे हुए शायर और अब एक मार्गदर्शक के रूप में 40 वर्ष का जीवन मेरा भी विश्वविद्यालयी अध्यापक के रूप में बहुत सी सभाओं में, काव्य सभाओं में, संगोष्ठियों में जाने का अवसर मिला। लेकिन बैठे बैठे मैं अनुभव कर रहा था कि यह सभा, यह महफिल मेरे जीवन में पहली बार विशिष्ट रूप में उभर कर सामने आई। इस प्रेस क्लब में भी आने का कई बार अवसर मिला। आज भ्रम दूर हुआ कि हमारे बीच युवा पीढ़ी हमारे सम्मान की रक्षा में तत्पर है। कितनी बार मैं बधाई दूं कलीम साहब को, मिन्नतुल्लाह साहब को और दूसरे सहयोगी साथियों को। ढूंढ निकाला। कई लोगों को तो बार बार सुना गया है, मगर कई युवा साथियों को पहली बार सुना और बहुत प्रसन्नता मैं व्यक्त करता हूं। इस शहर का भविष्य उज्जवल है। यह शहर कवि के रूप में सिर्फ गोरक्षनाथ का नहीं, कवि के रूप में सिर्फ कबीरदास का नहीं, सिर्फ फिराक साहब का ही नहीं, बल्कि कलीम साहब का, वफा गोरखपुरी साहब का और आप सभी युवा साथियों का है। बढ़िया पाठ आपने प्रस्तुत किया, गज़ल ढंग से आपने पढ़ी। गज़ल की शास्त्रीय रीति से मैं अपरिचित हूँ,
मगर सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ाते परिचय तो रहा ही है। अच्छी प्रस्तुत के लिए चारुशीला से लेकर और जितने 14-15 लोगों ने प्रस्तुत किया, सबका नाम कहाँ तक मैं ये बेटी बैठी हुई है बीच में, भावना और बगल में, सबको मैं मन से सुन रहा था और बहुत प्रसन्न हो रहा था। काश ये तो कलीम साहब चाहते तो रात भर की यह महफिल हो सकती थी, 8 से 12 घंटे की महफिल हो सकती थी और न मंच उबता न श्रोता थकते, रात भर सुनते। मगर विश्वास बढ़ा है, यह अवसर तो बार बार मिलेगा। कई टुकड़े में बात सामने उभर कर आ रही हैं, किसकी किसकी चर्चा मैं करूं, किस किस रूप में करूं। मगर सबसे पहले वफा जी के बारे में, क्योंकि उनके नाते यह अवसर हम सभी को मिला। वफा जी की इस किताब का अध्ययन अभी नहीं हो सका, शीर्षक तो देख लिया, मगर इसके पहले कि 1-2 गज़ल संग्रह उनके मुझे प्राप्त हुए हैं। पहले का पढ़ा हुआ परिचय 25 साल से, लेकिन 20वां गज़ल संग्रह यह है, जानकारी आज हुई और 21 के लिए चारुशीला ने कामना की ही है, वो अभी शीघ्र आ जाएगा। मैं वफा गोरखपुरी की काव्य निष्ठा, गज़ल के प्रति निष्ठा को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, साफ लिखते हैं, उलझन से रहित गज़ल प्रस्तुत करते हैं। मैंने पन्ना मोड़ रखा था मगर किताब वहीं छोड़ दिया जानबूझकर, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता। एक आध प्रस्तुत करना चाहता था उससे। किताब आपके हाथ में होगी, आप पढ़ेंगे। बहुत सफाई के साथ विषय पर अपनी बात रख लेते हैं गज़लों में, इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कलीम कैसर साहब के बारे में कितनी बार और कैसे कैसे मैं कहूँ, उनको मैं क्या कहेंगे, हैं तो हिंदी क्षेत्र के, वो हिंदी और संस्कृत के, आप हिंदी और उर्दू दोनों के हैं। मैं उन्हें वल्लभाचार्य के रूप में देख रहा हूँ। नाम सुना ही होगा आपने, कथा कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े गुरु थे मध्यकाल के और शिष्यों को ढूंढ लेते थे। हिंदी में सबसे बड़े गीतकार, पद रचना करने वाले सबसे बड़े सूरदास हुए हैं। सूरदास को खोजा था आचार्य वल्लभ ने। सूरदास केवल गाना जानते थे, गाय चराते थे, इससे बड़ी पहचान उनकी नहीं थी। आंख बेचारे के पास थी ही नहीं। अपने ग्वाल मित्रों के साथ एक बार उनकी सभा में पहुंच गए, वल्लभाचार्य की सभा में। सबको आगे जगह मिली और सूरदास को सबसे पीछे कोने जगह किसी तरह दी गई। पहले के गुरु परीक्षा कैसे लेते थे, वैसे ही जैसे परीक्षा आपके ली जा रही है, एक तरह से आपने परीक्षा ही दी हम सभी लोगों के सामने। सबसे वल्लभाचार्य जी ने सुना कुछ न कुछ, उनकी बारी भी आ गई। उपेक्षित थे, किनारे बैठे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी बारी जब आई और उन्होंने पद की एक पंक्ति सुनाई, तुरंत वल्लभाचार्य ने उन्हें बुलाकर गले लगा लिया, पहली पंक्ति में बैठाया और एक मंत्र दिया, सूर होए के ऐसो घिघियात काहे को हो। कई बार होता है ना कि आप सभी, संजय जी से लेकर और तमाम लोग, कि पहली बार मैं आया हूँ या मैं पक्का नहीं हूँ और बड़े लोगों के बीच कैसे प्रस्तुत करूँ, आदि आदि आदि। ऐसे लोगों के लिए इसमें से अर्थ निकलता है, ध्वनि निकलती है कि सूर हुए के, सूर श्लेष में था, सूर माने सूरदास अंधा, और उसी को बदल दीजिए तो शूर, शूर माने बहादुर होता है, वीर बहादुर। तो सूर हुए के ऐसो घिघियात काहे को हो। अब आगे वो विषय दूसरा हो जाता है, कछु भगवत लीला। तो यानी बहादुर होकर
घिघियाने की क्या ज़रूरत है। अपनी प्रतिभा का परिचय सभा में जब कोई कलाकार लेकर आएगा, तालियां मिलेंगी, उत्साह वर्धन होगा और आप सभी इसके हकदार हैं। आज के अवसर पर मैं कलीम साहब को उसी रूप में देखता हूं। परिचय तो पहले से था, संबंध बहुत प्रगाढ़ नहीं बन पाया था, कि अपनी दुनिया थी, हम लोगों की अपनी दुनिया थी। लेकिन इधर कुछ वर्षों से संजय जी की वजह से, खुद उनकी वजह से जो संबंध बढ़े हैं, विकसित हुए हैं, मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि वे, फिर मैं दोहरा दूँ, गोरखपुर के, इस अंचल के, इस क्षेत्र के, पूर्वांचल के वल्लभाचार्य हैं। संजय जी के बारे में वो अपना परिचय स्वयं हैं। नया परिचय यही देना था कि कौन सा हुनर उनके पास नहीं है। कई बार विनोद भाव से मैं कह उठता हूँ उनके बारे में, उनके लोगों के बीच में ही, कि केवल हवाई जहाज़ चलाना छोड़कर, वही चलाते मैंने नहीं देखा उनको, अन्यथा कोई हुनर नहीं, कोई कला नहीं, कोई विद्या नहीं जो उनके पास न हो। परिवेश उन्हें प्राप्त था, ये सही है। उनके पिता अच्छे शायर रहे हैं। शायरी तो बढ़ी हुई उम्र में उन्होंने शुरू की, मगर अनुभव सिद्ध ऋषि के रूप में उनका जो कुछ निकल कर सामने आया, उनके पुत्र, उन्हीं का मैं संयोग से शिष्य, इसलिए ये संबंध बना रहता है। बराबर मैं भी प्रेरित करता हूँ। उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया, उन्होंने नहीं बतलाया, मगर उनकी एक किताब छप के आ गई है और जब वो तिथि निर्धारित करें उसके लोकार्पण की। फिलहाल अभी वो दूसरे ढंग की पुस्तक है। 2 किताबें उनकी तैयार हैं, गज़ल की, गीतों की, मगर अभी छपी नहीं हैं। किंतु मुझे विश्वास है कि जल्दी ही छपकर वे किताबें सामने आएंगी और पीएचडी उन्होंने जिस विषय पर किया था विलम्ब से, वो छपकर किताब आ चुकी है। मिथकों पर काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और कलीम साहब जब उसका भी लोकार्पण निर्धारित कहीं कर देंगे, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो संजय जी के पास प्रतिभा है, हुनर है, तमाम सारी चीज़ें हैं। व्यस्त बहुत रहा करते थे। मुझे तो यही आश्चर्य है, इतना समय उन्होंने साहित्य की महफिल में आज दिया। अब मैं जानता हूँ अब वे इस घेरे में आ चुके हैं, अब निकल कर जा नहीं सकते। बंधुओं, अच्छा लगा, मुझे सभी को अच्छा लगा। सभी दत्तचित्त होकर इधर अपने कवियों को, अपने शायरों को सुन रहे थे, तालियां दे रहे थे, दाद दे रहे थे। देखिए, हिंदी का गीत और उर्दू का गज़ल, हिंदी का दोहा और उर्दू का शेर, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, कभी नहीं मरेंगे। इतिहास तो लिखा गया है कि 1000 वर्ष का इतिहास हिंदी वाला, और वहीं से मान लिया जाता है कि गीत का जन्म मानो वहीं से हुआ हो। उर्दू में भी लगभग यही समय निर्धारित किया जाता है। बैठे बैठे मैं अनुभव कर रहा था, यही अनुभव कर रहा था कि गीत और गज़ल का जन्म आदमी के जन्म के साथ ही हो गया था। आदमी पैदा हुआ इन दोनों के साथ। अब वह आप नहीं जोड़ेंगे कि आदमी के जाने के साथ वो आदमी जाता है, उसकी भौतिक देह जाती है, गीत गज़ल यानी शायरी रह जाते हैं। कहाँ गए सूरदास, तुलसी भी कहाँ गए, विद्यापति भी कहाँ गए, मीरा आदि आदि जितने गीतकार हैं, पद्य लिखने वाले और भी दूसरे बड़े कवि, और इसी तरह उर्दू के क्षेत्र में वो चाहे मीर हों, चाहे गालिब हों, चाहे अकबर इलाहाबादी हों, चाहे अपने फिराक साहब हों, या फिर कलीम साहब, या फिर ये कभी जाने वाले नहीं हैं, ये रहेंगे। यानी साहित्य के बल पर
साहित्य की ताकत पर हम सदियों सहस्राब्दियों तक बने रहते हैं और हम सभी लोग इसमें जीने वाले, कुछ करने धरने वाले लोग हैं। बराबर अपने को माजते रहें। अवसर आपको अवसर देता है। यह एक अवसर संयोग से, मुझे बाहर रहना था लेकिन फ़ोन आ गया कलीम साहब का भी, संजन जी का भी, और मैं उपस्थित इसमें हो गया। सुनने का जो सुख मिला, बोलने का बहुत ये सुख नहीं, ये तो चलता रहता है। सुनने का, आपको परखने का जो अवसर मिला है हमें, वह हमारी पूंजी है, वह हमारी थाती है। और फिर मैं दोहरा कर इस बात को अपने को अलग कर लेता हूँ कि यह शहर हर तरह से संपन्न है, कोई कोना इसका खाली नहीं है। और कई बार कह दिया जाता है दबी जबान से, अब पुरानी पीढ़ी गई, नई पीढ़ी लगता है इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रही है। मैं तो चकित हूँ। मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप पुरानी पीढ़ी को चुनौती दे रहे हैं। पुरानी पीढ़ी तो आदरणीय है, श्रद्धेय है, वो सब कुछ है, लेकिन नई पीढ़ी पर अधिक भरोसा किया जा सकता है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ख़ास तौर पे जो नौजवान यहाँ बैठे थे, उन्होंने दो चीज़ें अभी, जैसे कि अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की जो उनका पूरा एक्सपीरियंस था वो सुना, और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस पे मेहनत करेंगे तो आप और निखर के सामने आएंगे।